वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा शो प्रॉपर्टी लॉ और हमारे आज के शो का टॉपिक जो है वो रजिस्ट्रेशन लॉ है। अगर आपका प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड कोई सा भी मसला है जिसका आप हल जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। आपकी कॉल्स के लिए हमारा नंबर है 0423-576-4498। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, हमारा नंबर है 0423-576-4498। ब्रेक से पहले हम नाज़रीन को बता रहे थे प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि वो जगह जहाँ पे जाके इंदराज होता है। अच्छा, अगर हमने सपोज़ किया कि इंदराज एक दफ़ा हो गया है किसी डॉक्यूमेंट का, तो क्या उसको बाद में आप सब्सिक्वेंटली जाके चैलेंज कर सकते हैं? एक मरतबा जब इंदराज हो जाए, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो जाए, तो उसके बाद सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार दोनों का इख्तियार नहीं रहता कि उसको कैंसिल कर सके, क्योंकि बाज़ ऐसे करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले कर देते हैं या कलेक्टर के पास अपीलें होती हैं किसी तरीके से, तो वो उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल रजिस्ट्रेशन जब हो जाए किसी डॉक्यूमेंट की, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को कैंसिल करने का इख्तियार ना सब रजिस्ट्रार के पास है, ना रजिस्ट्रार के पास है, ना कलेक्टर के पास है, जो भी रेवेन्यू रिकॉर्ड वाले हैं उनके पास नहीं है। डायरेक्ट अगर होता है म्यूटेशन, जो इंतकाल होते हैं, जैसे आज बेज़बानी होती है, तो उसमें ये होता है कि वो खुद कर सकते हैं। लेकिन अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर रिकॉर्ड जो है मेंटेन होता है, तो फिर उसमें जो है ओनली सिविल कोर्ट हैज़ गॉट जुरिसडिक्शन। सिविल कोर्ट को इख्तियार है, दीवानी अदालत में जाएं। दीवानी अदालत में सेक्शन 39 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके तहत अगर डॉक्यूमेंट वाइड है, बातिल है और वाइडेबल है, तो फिर जो है फ्रॉड के थ्रू है, जो भी है, तो आप कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा कर सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर, और वहाँ पे जाके अपनी सारी बात जो है क्लियर करके प्रूफ पेश करें कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए था या रजिस्टर्ड हो गया है तो गलत तरीके से हुआ है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज़ और कोई तरीका नहीं है कि आप जो है उसको कैंसिल करवा सकें। अगर जो है सब रजिस्ट्रार है उसको अगर वो चाहता है कि मैं उसको करवाऊँ, तो उसको चाहिए कि पहले उसकी इंक्वायरी करे। सेक्शन 34 है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, वो आपको पूरा इख्तियार दे रहा है सब रजिस्ट्रार को कि वो जब रजिस्टर्ड करता है तो उसको सबसे पहले उसकी इंक्वायरी होल्ड करे, उसको चेक करे कि इसको वाकई जो रजिस्टर्ड मैं कर रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर पूरी डिस्क्रिप्शन मौजूद है या ये फ्रॉड के थ्रू रिक्वायरमेंट ला के जो सारी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करता है या नहीं करता, या कोई फ्रॉडुलेंट तरीके से तो नहीं रजिस्टर्ड करवा रहा। या जनरली एक दफ़ा अगर रजिस्टर हो जाए तो उसको आप ये कहना चाह रहे हैं बहुत मुश्किल होगा कि उसको आप जाके कैंसिल करा दें या उसको चैलेंज करें आप। हाँ, अगर एक दफ़ा मुश्किल ये है कि सिविल कोर्ट में जाएं। सिविल कोर्ट में ये है, लेकिन उसमें भी तो फिर पूरा एक दावा पेश करना पड़ेगा, एविडेंस से लंबा चक्कर पड़ेगा। जी, लेकिन इसलिए सबसे पहले इन सारी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जब रजिस्टर्ड करवाने जाएं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पूरी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। और एक सबसे बड़ी बात, जो स्पेशल पावर ऑफ जनरल पावर ऑफ अटार्नी वाले होते हैं वो अक्सर फ्रॉड के थ्रू होते हैं, तो अगर हो सके तो वो एक्चुअल जो ओनर है उसके थ्रू प्रॉपर्टी परचेज करें। ठीक है, एहतियातन। ये मेरी सजेशन होगी कि जो प्रॉपर है ओनर है उससे परचेज करें, बजाय इसके कि वो बाद में बंदा कहे जो एक्चुअल ओनर है कि मैंने तो इसको पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया था जिसने आपको ज़मीन फरोख्त की है। बिल्कुल, या अगर करते भी हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू तो फिर उसको वेरीफाई कर लें, वेरीफाई कर लें कि इसका प्रॉपर हुआ भी है अंदराज, क्योंकि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी उसका पहले रजिस्ट्रेशन उसकी ज़रूरी है, ऐसे तो नहीं है। और उस पर भी कानून काफ़ी रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करता है और वो भी उसकी रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगा, तो फिर बेशक खरीदें उससे। ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्टी के क्या राइट्स होते हैं अगर प्रॉपर्टी जो है आप उसका अंदराज हो जाए और बाद में वो जाके चैलेंज हो जाती है, तो इसमें जो बोनाफाइड थर्ड पार्टी होती है उसके क्या हकूक होंगे? अगर ये है कि दो पार्टीज़ ऐसी हैं जो गलत तरीके से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट करवा लेती हैं जिनका कोई राइट ही नहीं होता, तो उसका थर्ड पार्टी जो एक्चुअल ओनर है उसको यही इख्तियार है कि वो कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट का दावा फाइल करे। लेकिन उनके राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं थर्ड पार्टीज़ के? राइट प्रोटेक्ट जो है सिविल कोर्ट उसको इख्तियार देती है, सिविल कोर्ट प्रोटेक्ट करेगी उनके। ठीक है, तो राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं थर्ड पार्टीज के। ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बारे में बताएं नाजरीन को, रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती क्या है, कौन उसका तयन करता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसका तयन करती है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है, और उसके बाद 2% गालबन इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। 2% प्रॉपर्टी का जो भी पूरा वैल्यू होती है उसके हिसाब से 2% होगा। जी, उसके बाद ये म्यूनिसिपल टैक्स वगैरह ये कॉर्पोरेशन टैक्स भी जी कॉर्पोरेशन ये 4% गालबन सारी वो बन जाती है, तो इसके अलावा जो है और कोई नहीं होता। तो जब वो मुकम्मल पूरे कर दिए जाएँ, स्टैंप ड्यूटी पूरी है, तो फिर वो रजिस्टर्ड हो जाता है सब रजिस्ट्रार के आपस में। सब रजिस्ट्रार उसको पूरे तरीके से मेंटेन कर लेता है कि ये मुकम्मल लीगल रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हैं,
उसके बाद इसको रजिस्टर कर लिया जाता और ये डिपॉजिट कहाँ की जाती है फीस? कौन सी? ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो सबसे पहले तो जो स्टाम्प होते हैं वो तो ट्रेजरी ब्रांच वाले चालान फार्म देते हैं और बैंक में जमा होती है और फिर वो स्टाम्प निकलते हैं, और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है ये रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में होती है। ठीक है। अच्छा, जनरली तो लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आपने किसी भी कागज़ का इंदराज कराना है तो उसके लिए आपको ज़ाती तौर पे जाना पड़ेगा और ज़ाती तौर पे जाके इंदराज कराना पड़ेगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर कोई शख्स बीमार है या किसी भी वजह के से वो जा नहीं सकता कराने के लिए, तो फिर ऐसे केस में लॉ क्या कहता है? उसमें यही है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अगर खुद नहीं जा सकता तो वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसके थ्रू, अगर वो भी नहीं है तो फिर जो है एक बंदा जो है, जैसे पर्दानशीन लेडीज़ हैं या ओल्ड वुमेन हैं, तो उनका क्या तरीक़ेकार होगा, या कोई बंदा जेल में है। तो पर्दानशीन ख़वातीन और जो बूढ़ी लोग होते हैं, उसमें यही है कि सब रजिस्ट्रार है तो वो खुद वहाँ पे जाके उसका बयान रिकॉर्ड करे और वहाँ पे जाके उसका जब स्टेटमेंट ले लेगा उसका बयान ले, उसके बाद फिर उसको रजिस्टर्ड करेगा। या ये है कि वो लोकल कमीशन बनाए, उस लोकल कमीशन, अक्सर लोकल कमीशन बनाते हैं, लोकल कमीशन वहाँ पे जाके उनकी स्टेटमेंट लेते हैं तो उसके बाद वो रजिस्टर्ड होता है। ठीक है। लेकिन अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि कानून कुछ रिक्वायरमेंट्स ले डाउन करता है लॉ में कि अगर आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी अंदराज करा रहे हैं तो पावर ऑफ अटॉर्नी को भी कुछ रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना चाहिए, तो वो क्या चीज़ है? सबसे पहले तो आपने कहा ना कि वो बंदा जा ही नहीं सकता, जब पहले तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी वो जाएगा। अच्छा, तो तभी वो होगा, उसकी पहले रजिस्ट्रेशन होगी। ठीक तो उन सारी बातों से वो बचना अगर चाहता है तो फिर वो उसका यही है कि सब रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो खुद जाके या उसके बाद वो लोकल कमीशन मुकर्रर करें, लोकल कमीशन जाके उनकी स्टेटमेंट ले और उसके बाद जो है वो फिर इंदराज होता है, रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है। और उन लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे जो बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान में जो है प्रॉपर्टी का इंदराज करवाना चाह रहे हो, वो किस तरह कर सकते हैं? बैरून मुल्क जो होते हैं वो उनका ये होता है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है थ्रू एम्बेसी भिजवाते हैं, वो उनका पूरा जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन एम्बेसी जो है वो करती है। वो उसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर आ जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी किसी का तो फिर वो बंदा जो है आगे फरोख्त कर सकता है। ठीक है। और उस पावर अटॉर्नी को भी वही लॉ की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा जिस तरह जिनका भी आपने मेंशन किया? जी जी जी। ठीक है। और कितना टाइम लग जाता है इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म होने में? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है आपको? रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैंने आपको बताया है, उसमें 4 माह का टाइम सेक्शन 23 उसमें बताया गया है कि 4 माह। मैं आपका जवाब लूँगी लेकिन ब्रेक के बाद। जी। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।